स्वागत आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। हाजिर हैं हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिन भर की भागम-भाग के बीच अगर आपसे छूट गई हैं खबरें तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आज एक अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक थप्पड़ मारने वाला शख्स पेशे से ऑटो ड्राइवर है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बिरलान के लिए प्रचार कर रहे केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ रहा था। भीड़ के बीच कुछ लोग आगे बढ़कर केजरीवाल को माला पहनाने जा रहे थे। इतने में हमला करने वाला शख्स भी माला पहनाने के बहाने आगे बढ़ा, माला पहनाई और अचानक अरविंद को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद पार्टी समर्थकों ने हमला करने वाले शख्स को घेरकर उसकी खूब पिटाई की। अरविंद केजरीवाल पर यह हमले की चौथी घटना है। इससे पहले दक्षिण दिल्ली, यूपी के वाराणसी, हरियाणा के चरखी दादरी में भी अरविंद पर हमला हो चुका है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान थप्पड़ मारे जाने के बाद केजरीवाल ने सवाल पूछा है कि क्या इस तरह की हिंसा ही देश की समस्याओं का समाधान है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि क्या देश की समस्याओं का समाधान हिंसा है? वो मुझे जगह और वक्त बताएं और फिर जब तक चाहें तब तक पीटते रहें। जबकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस घटना को विरोधी दलों की साजिश करार दिया है। कुछ लोग जो बेईमानी की राजनीति की दुकान चलाते थे, भ्रष्टाचार की राजनीति की या अपराधी की राजनीति की दुकान चलाते थे, अचानक ये राजनीति बदलने लगी है। उनको लग रहा है तो राजनीतिक जमीन जो बड़ी मुश्किल से खड़ी की थी, जनता को बेवकूफ बना बना के सारी खिसकती जा रही है। अब वो बौखला गए हैं, बौखला के इस तरह के अटैक करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि थप्पड़ मारे जाने की इस घटना में केजरीवाल को आंख पर चोट आई है। अरविंद केजरीवाल ने थप्पड़ मारने वाले को माफ तो कर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी पूछा है कि इन हमलों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ये मुझ पे 5वां हमला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। देश की समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं निकल सकता। उनका समाधान तो अहिंसा से ही निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। एक प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? और अगर उनको लगता है कि मुझे पिटवाने से इस देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है तो वो मुझे स्थान और समय बता दें, मैं वहाँ आ जाऊँगा, अकेला आऊँगा, मुझे पिटवा लें, जम के पिटवा लें अगर इस देश की समस्याओं का समाधान होता है। केजरीवाल जब आज दोपहर राखी बिरलान के लिए रोड शो कर रहे थे तब एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें थप्पड़ मारा था। केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले शख्स लाली का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा। केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला शख्स लाली पेशे से ऑटो ड्राइवर है। लाली का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया, फिर भी दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया। मेरा नाम लाली है। झूठ बोला, केजरीवाल झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया, बनाया सब पब्लिक को। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, सब बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। झूठ बोला ये। क्या केजरीवाल पर हमला करने के पीछे किसी की साजिश है? हमला करने वाले ऑटो ड्राइवर से अब तक कोई राजनीतिक कनेक्शन सामने नहीं आया है। लाली नाम के इस ऑटो ड्राइवर ने आज केजरीवाल पर हमला करने के बाद धोखा देने का आरोप लगाया था। हालांकि इसकी पत्नी ने केजरीवाल से उसे माफ करने की अपील की है। लाली की पत्नी के मुताबिक इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। पत्नी ने यह भी बताया है कि लाली की दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी के पार्टी के सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि ये चलान उलान हो जाती है, उसके वजह से हो गए होंगे। अभी घर से गुस्सा करके भेजी हूँ काम पे, दिमाग थोड़ा कम है काम तो मैंने गुस्सा करी कि काम पर जाओ। घर में कभी केजरीवाल के खिलाफ बोलते थे कि आम आदमी पार्टी? नहीं, वो तो कहते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं इन्हीं को वोट दूंगा। नचिकेता वालेकर 18 नवंबर 2013 को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहली बार इंक फेंकी थी, आज वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लोग हैं ये सब एक्चुअली भड़काए हुए गए लोग हैं। सब प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे है कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा अरविंद जी को कैसे रोका जाए, आम आदमी पार्टी को किस तरह से रोका जाए। 2008 में ज्वाइन कर लिया था, मतलब फुल टाइम मैं काम कर रहा था बीजेपी के लिए। वैसे काम मैं 2000 से कर रहा था बीजेपी के लिए। सिस्टम ऐसी क्रिएट की जाती है कि जो हमारे जैसे युवा हैं जो
उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया गया था कि सर्वेक्षण करो, आप आम आदमी पार्टी की जासूसी करो, अफसरों के ट्रांसफर को लेकर चुनाव आयोग के कड़े रुख के सामने आने के बाद नरम पड़ गई है ममता बनर्जी। ममता चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 7 आला अफसरों का तबादला करने के लिए तैयार हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने ममता सरकार से कहा था कि वो राज्य के 7 अधिकारियों का तबादला करे, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से तबादलों पर दोबारा विचार करने की अपील भी की, लेकिन चुनाव आयोग ने ममता की अर्जी नहीं मानी और बुधवार सुबह 10 बजे तक आदेश के पालन का अल्टीमेटम दे दिया। आयोग के इस कड़े रुख के बाद आखिरकार ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। जानकारों के मुताबिक अगर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के आदेश को ना माना होता तो आयोग उन इलाकों में लोकसभा चुनाव को रद्द तक कर सकता था। न दिग्विजय सिंह न राशिद अलवी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर अजय राय लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी से कांग्रेस ने आखिरकार अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्वांचल के बाहुबली नेता और वाराणसी के पिंडरा से अपने विधायक अजय राय को मैदान में उतारा है। पहले कई दिग्गजों के नामों की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने स्थानीय नेता पर ही भरोसा जताया है। अजय राय पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन 2009 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। पिछला चुनाव अजय राय समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन अभी कांग्रेस विधायक हैं। हम लोग बनारस में लगातार 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो ये बाहरियों के लिए देर की बात हो सकती है। हम लोग तो गली गली कण कण में घुसे हुए हैं, गांव गांव में घुसे हैं। हमारी 20 साल की जनता की सेवा है। वाराणसी सीट पर बीजेपी से नरेंद्र मोदी हैं तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल। कौमी एकता दल से बाहुबली मुख्तार अंसारी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात के वडोदरा से आम आदमी पार्टी ने सुनील दिगंबर को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारे गए सुनील दिगंबर का कहना है कि वडोदरा को मोदी सुरक्षित सीट समझने की भूल ना करें और उनकी हार यहां से निश्चित है। अगर एक सीएम लास्ट 15 साल से जब उसको हिंदुस्तान का पीएम का कैंडिडेट घोषित करने जाता है तो हिंदुस्तान में कहा भी उसने खड़ा रहना चाहिए, लेकिन उसने अपना सेफ साइड करके वो बड़ौदा है। लेकिन बड़ौदा के आने के बाद उनको अभी तक मालूम है कि बड़ौदा का जनता का रोष कितना है उसके ऊपर, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको मतदान के दिन ही पता चलेगा। नरेंद्र मोदी के अलावा वडोदरा में कांग्रेस से मैदान में मधुसूदन मिस्त्री हैं। 30 अप्रैल को वडोदरा में मतदान होने हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी को नया नारा मिल गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं। केरल के कासरगौड में नरेंद्र मोदी ने इसी वाक्य से अपने भाषण की शुरुआत की। मैं इसके पहले भी कोचीन में केपीएमएस के निमंत्रण पर उनके बीच आया था। उस दिन मुझे इतने आशीर्वाद मिले थे और उसी दिन मुझे लग रहा था कि अब केरल के भी अच्छे दिन आने वाले। बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे पर चुटकी लेते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी और राहुल के दिन जाने वाले हैं। आजकल एक चारों तरफ लगा हुआ है, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी और राहुल जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी और राहुल जाने वाले हैं। केजरीवाल मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को गुंडा कहने पर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ बलरामपुर में केस दर्ज किया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी को आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा कहा था। बेनी के बयान पर बलरामपुर के जिला प्रशासन ने सदुल्ला नगर पुलिस स्टेशन में बेनी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। बेनी ने 1 अप्रैल को मोदी को गुंडा बताते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को उनका गुलाम बताया था। विवादों में अक्सर घिरे रहने वाले बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ इन चुनावों में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज होने का ये दूसरा मामला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अशोक प्रधान यूपी के खुर्जा से 4 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले अशोक प्रधान का आरोप है कि बीजेपी में पार्टी पर कब्जा जमाने की होड़ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्रुप बने, ये बात सच है कि वहाँ होड़ लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी पे कौन कब्जा करे। इनके आने से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। ये भले ही रहे भारतीय जनता पार्टी में,
लेकिन हमारा इनका संपर्क भी रहा, बातचीत भी होती रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके अशोक प्रधान लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे। तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का दौर आज खत्म हो गया। 10 अप्रैल यानी गुरुवार को दिल्ली समेत कुल 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदाताओं के सामने अपनी बात रखने की समय सीमा खत्म हो गई। तीसरे चरण के मतदान के लिए मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार का दौर थम गया। 10 अप्रैल को दिल्ली की 7 सीटें, बिहार की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, हरियाणा की 10 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, केरल की 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 10, ओडिशा की 10, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें समेत कुल 91 सीटों के लिए मतदान होना है। 9 अप्रैल यानी बुधवार को दूसरे चरण का मतदान है। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप मतदान जरूर करें। यह अब एक और ऐसा ही बयान देखने को मिला है आजम खान का। यूपी में मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं। शामली में यह बयान दिया गया जिसमें आजम खान की तरफ से कहा गया है कि कारगिल की जीत मुस्लिमों ने दिलाई थी। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। राष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने दिया है भड़काने वाला बयान। राज ठाकरे ने किसानों से कहा है कि जिन्होंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया उनको मार डालो। राज ठाकरे महाराष्ट्र के यवतमाल में एमएनएस उम्मीदवार राजू पाटिल राजे के प्रचार के लिए एक रैली कर रहे थे। सूखे से परेशान किसानों से राज ने कहा, कांग्रेस और एनसीपी ने अब तक जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा उन्हें कभी पूरा नहीं किया। आत्महत्या करताय, जर करायचं असेल तर मारून मरा। ज्यांनी तुमच्यावरती अन्याय केला, ज्यांनी तुमच्यावरती अत्याचार केला त्यांना मारून मरा। ते पुढे पत्र जल्द ही एक मंच पर नजर आने वाले हैं सोनिया गांधी और लालू यादव। पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि लालू और सोनिया मंच साझा नहीं करेंगे, लेकिन अब बिहार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दोनों साथ में ही रैली करने वाले हैं। सोनिया राहुल की बिहार में होने वाली रैलियों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी को लेकर विरोधियों के निशाने पर थे लालू। बीजेपी और जेडीयू ने इस बात को लेकर मुद्दा बना लिया था कि लालू के दागी होने की वजह से सोनिया और राहुल उनके साथ मंच साझा नहीं करते, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 10 अप्रैल के बाद होने वाली रैली में सोनिया के साथ मंच पर लालू भी नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन है, लेकिन 5 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। रायबरेली से आप पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले यहां से जस्टिस फखरुद्दीन के लड़ने की बात आ रही थी, लेकिन अब अर्चना श्रीवास्तव होंगी आपकी रायबरेली से उम्मीदवार। यूपी के रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आम आदमी की उम्मीदवार जस्टिस फखरुद्दीन चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके नेताओं ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज रह चुके फखरुद्दीन ने खुद को इस चुनाव से अलग कर लिया है। फखरुद्दीन के टिकट लौटाने के बाद आपसे सोनिया गांधी के खिलाफ स्थानीय आप नेता अर्चना श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। लड़ाई आम आदमी की है, रायबरेली की आम आदमी की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। अब वही लड़ेगा इसको और वही जीतेगा। अब उसको ये बताना है कि रायबरेली की कोई बेटी है। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली हमले में घायल 3 जवानों का इलाज रांची के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा गंभीर हालत दिलीप कुमार की। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, 2 घंटा हो गया जी सर, और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। मेरा डीजी के बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा भाई। 2 घंटा हो गया, कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है। पूरा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया और मैं 5-10 मिनट में मर जाऊंगा भाई। मेरे बचा लो मेरे को। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे बता रहा हूँ, गृह मंत्री से मेरे को बचा लो भाई। गंभीर रूप से घायल दिलीप कुमार ने कल सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जाए, जिसके बाद देर शाम हेलीकॉप्टर से सभी जवानों को रांची ले जाया गया। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत की अस्पताल पहुंचने से ही पहले मौत हो चुकी थी। देश भर में आज रामनवमी का पर्व मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। संगम नगरी इलाहाबाद में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिला। भगवान राम के जन्मदिन पर मंदिरों में सजावट की गई।
श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। अयोध्या में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और पूजा अर्चना की।